नमस्कार छात्रों। कल हमने चांदनी रात मैथिली शरण गुप्त की जो कविता है, ये कविता का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। ये पंचवटी खंड काव्य से ली गई कविता है, ये हमने देखा था। और शुरुआत में हमने देखा कि मैथिली शरण गुप्त जी ने शूर्पणखा के माध्यम से कल्पना की है कि शूर्पणखा गोदावरी के तट पर वह आई थी। रामायण का भाग मैंने आपको बताया था। और वह चांदनी रात का जो भी दृश्य वह देखती है शूर्पणखा, रावण की बहन, तो वह उसे क्या प्रतीत होता है, उस चांदनी रात को देखकर वह कल्पना करके मैथिली शरण गुप्त ने यह रचना की है। कल हमने 8 पंक्तियों का अध्ययन किया। अब हम अगली जो कविता का अध्ययन करेंगे। चलिए आ जाते हैं। अगली जो पंक्तियां हैं, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंधव, निरानंद है कौन दिशा, प्रश्न चिन्ह है। क्या कहते हैं देखिए, मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि रात की उस छटा को, कई छटाएं होती है रात, कभी कभार अंधेरा रहता है तो कभी कभार धुंधला सा जो प्रकाश, शीतल चांदनी रहती है, धुंधली सी रहती है, अस्पष्ट, ठीक ढंग से हम देख नहीं पाते हैं। और पूनम की रात जो चांद पूरी तरह से नजर आता है तो वो चांदनी चारों ओर फैल जाती है, स्पष्ट रूप से हमें बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो ये सारी क्या है, छटा है। तो उस रात की छटा को देखती हुई शूर्पणखा को ऐसा लगता है, कैसी स्वच्छ चांदनी है यह, और कैसी सुनसान रात है। रात के समय चारों ओर सभी लोग, पशु पंछी प्राणी सोए हुए हैं, चारों ओर शांति फैली हुई है। तो वह शूर्पणखा कहती है, ये कैसी सुनसान रात है, जहां सुमंद गंध के साथ हवा मनमाने रूप से विचरण करे, स्वच्छंद रूप से विचरण कर रही है। ये विचरण कर रही है, ऐसे में ऐसी कोई दिशा इतनी निरानंद, इतनी उदास कैसे हो सकती है। अब देखिएगा, कोई भी गंध आ जाती है, सुगंध आ जाती है, कोई अच्छा सा माहौल, शादी का माहौल होता है, तो जब भी हम उस पंडाल में चले जाते हैं तो शुरुआत में ही वहां छिड़काव किया जाता है, अत्तर का छिड़काव मशीन लगाई जाती है, और वो जो माहौल है वो माहौल प्रसन्न करने के लिए इस तरह की कई सारी सुविधाएं की जाती है, फूल लगाए जाते हैं, अत्तरों का छिड़काव किया जाता है। तो ये सारे सुगंध मनमोहक वातावरण तैयार हो जाए, इसके लिए ये सारी सुविधाएं की जाती है वहां। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि ये जो हवा मनमाने रूप से स्वच्छंद कर रही, उसके साथ गंध आ रही है। देखिएगा कि इतनी बढ़िया गंध आ रही है, फिर भी ऐसी कोई दिशा इतनी निरानंद जिसे कोई भी आनंद नहीं है, वह उदास, ऐसी दिशा निरानंद यानी उदास कैसे हो सकती है, प्रश्न पूछा। ये मैंने सरल भावार्थ बताया। अब देखिएगा, सरल या पर्यायवाची जो शब्द है वो है निस्तब्ध। निस्तब्ध मतलब शांत या चुपचाप। फिर निशा, जिसको आप जानते हैं, फिर भी लिखिएगा निशा का मतलब है रात। स्वच्छंद, स्वच्छंद का मतलब या मनमाने ढंग से।
कई लोग होते हैं जो अपने मन की बात सुनते हैं और मन की बात सुनकर कहीं भी विचरण करते हैं, तो हम कहते हैं कि कैसा इंसान है, वो स्वच्छंद इंसान है, मनमाने ढंग से चलने वाला इंसान है, तो अपने मन की सुनने वाला। तो ये जो हवा है, ये हवा स्वच्छंद रूप से, लेकिन उसके साथ गंध है, सुमंद गंध। सुमंद गंध, सुमंद मतलब सुमंद का मतलब है शुष्क। सुमंद गंध, सुमंद गंध वह निरानंद है। कौन दिशा? निरानंद। निरानंद मतलब यहां निराश या उदास, इस तरह से हम ले सकते हैं। ये पर्यायवाची शब्द के लिए आपको पूछे जा सकते हैं। निस्तब्ध मतलब क्या? शांत, चुपचाप। निशा का मतलब रात। स्वच्छंद मतलब मनमाने ढंग से। सुमंद मतलब सुस्त। निरानंद मतलब निराश या उदास। तो यह शूर्पणखा को ऐसा लगता है कि रात की इस जो चांदनी रात है, उसकी कई प्रकार की छटाएं देखने के बाद शूर्पणखा को लगता है कैसी सच्च चांदनी बिछे चारों, चाहे आकाश हो, धरती हो, पानी हो, चारों ओर फैली हुई सच्च चांदनी। लेकिन कैसी के सुनसान रात है, हर कोई सोया है, सिर्फ शूर्पणखा जागृत है। ध्यान दीजिएगा, सुनसान रात है जहां सुमंद गंध के साथ हवा मनमाने रूप से, स्वच्छंद रूप से विचरण कर रहे। विचरण करना मतलब यहाँ से वहां चल रहा है। हवा एक जगह पर रुक नहीं सकती, वो तो विचरण करती रहती है, हमेशा चलती रहती है। तो स्वच्छंद रूप से विचरण कर रही है। और ऐसे में अब देखिएगा, गंध आ रही, सुगंध है, सुगंधित माहौल है, फिर भी ऐसे माहौल में ऐसी कोई दिशा इतनी निरानंद, इतनी उदास, इतनी निराश कैसे हो सकती है? उसे प्रश्न पड़ता है शूर्पणखा को। ये कल्पना मैथिली शरदगुप्त ने की है। मैंने दोबारा आपको ये सारे जो है सरल भावार्थ 4 पंक्तियों का बताया। आपको इस प्रकार की 4 पंक्तियां आपने परीक्षा में भी आ सकती है, इम्तिहान में भी आ सकती है, और 2 अंक के लिए सरल भावार्थ पूछा जाता है। तो जो अभी मैंने आपको बताया सरल भावार्थ, वही भावार्थ आप करते तो आपको 2 अंक आराम से मिल सकते हैं। आगे देखिएगा 4 पंक्तियां। बंद नहीं अब भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकला, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अब देखिएगा क्या कवि कहते हैं यहाँ, मैथिली शरदगुप्त कहते, रात में भी प्रकृति का भाग्य का सजना सवरना जैसा जो व्यापार है वो बंद नहीं हुआ है। धरती भी जो है, प्रकृति भी जो है, वह अब उसका सजना सवरना जारी रखती है रात के समय। किसी जो नई नवेली दुल्हन होती है, उसकी शादी है, तो उसको सजना सवरना पड़ता है, या काफी सारी सहेलियां उसको जो है सजाती है, सज धज कर उसको सज्ज करती है। तो उस प्रकार से यहाँ कवि ने कल्पना की है कि रात की कई प्रकार की छटाएं वो देखने के बाद कवि को लगता है कि ये जो प्रकृति है, ये जो निसर्ग है, ये निसर्ग का जो भाग्य का सजना सवरना जैसा व्यापार बंद नहीं हुआ है। बंद नहीं अब भी चलते, नियति नटी के कार्यकला। नियति मतलब भाग्य, नियति मतलब भाग्य। हम कहते देखिएगा, मेरे नियति में क्या लिखा है मुझे पता नहीं, मतलब मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, इस तरह से। नटी के कार्यकला, नटी के कार्यकला मतलब सजी हुई, सजी हुई, सजना सवरना। कार्यकला, कार्यकला
कार्यकला कार्य का विवरण, कार्य का विवरण। चलिए देखिए, बंद नहीं अब भी चलते नियति नटी के कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से, ध्यान दीजिएगा, कितने एकांत भाव से, वह भी शांत चुपचाप एकांत भाव से प्रकृति में पल पल परिवर्तन होते हैं। कितने शांत और चुपचाप। यहाँ है प्रकृति में परिवर्तन हमेशा होता हुआ देखने के लिए मिलता है। हमारी अगर आंखें खुली रखते हैं, हमारे असल में आंखें खुली है, लेकिन देखने का नजरिया हर किसी का अलग अलग है, हर इंसान का अलग अलग होता है। हम देखते नहीं है, बारिश आती है, बारिश होती है, बरसात होती है, गर्मी भी आती है, ठंड भी पड़ती है, सर्दी जिसे हम कहते हैं, सर्दी का मौसम भी आ जाता है, पतझड़ का भी मौसम आ जाता है, और श्रावण मास भी आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, सावन जिसे कहते हैं, सावन के मौसम में, ये पतझड़ का मौसम जाने के बाद सावन का मौसम आ जाता है। पतझड़ के मौसम में ये सारे पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, पूरी तरह से झड़ जाते हैं, लेकिन झड़ने के बाद हमें पता भी नहीं लगता है कब झड़ गए और कब उसके जो नए नए छोटे छोटे अंकुर पत्ते जो आना शुरू हो जाता है, और पूरा का पूरा जो पेड़ है वो हरित तो हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। तो ये क्या है, और कुछ घास फूस आ जाते हैं, देखिएगा जो बारिश हो जाती है कि कई प्रकार की घास आ जाती है, कई प्रकार के फूल खिलते हैं, चारों तरफ जो गंध फैलती है। तो ये क्या है, प्रकृति अपने रूप में बदलाव लाती है, चेंजेस लाती है, हमें पता भी नहीं लगता। वही गर्मी के मौसम में जहाँ पर्वत जो घास, बारिश के मौसम में जो घास आ जाती है, हरे भरे पर्वत नजर आते हैं, वही पर्वतों की जो पर्वत पर आई हुई हरी भरी घास गर्मी के मौसम में पूरी तरह से जल जाती है। ये जो है परिवर्तन है, सूख जाती है, जलना मतलब सूख जाती है। तो ये हरे भरे पर्वत को दिखाई नहीं देते। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रकृति जो है अपनी सुंदरता जो है कार्यकला सजने संवरने का जो व्यापार है वो बिल्कुल चुपचाप शांत रूप से करती रहती है। आगे है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। अब फिर प्रकृति का वर्णन कवि ने किया है। कवि क्या कहते देखिएगा, है बिखेर देती वसुंधरा, सारी सृष्टि जब निद्रामय हो जाती, सृष्टि मतलब इस सृष्टि में जितने भी पशु पंछी प्राणी निद्रा में तल्लीन है, सोए हुए निद्रा में मग्न हो जाते हैं, तब धरती ओस रूपी मोतियों के दाने उन दानों को बिखेर देते हैं। सर्दी के मौसम में देखिएगा, हम जब भी बाहर चले जाते हैं तो ओस की बूंदे उस घास के नुकीले जो टोक होते हैं उनके ऊपर आ जाते हैं, और सूरज की किरणें उनके ऊपर पड़ने के बाद सवेरा हो जाता है, तो सूरज की किरणें उस ओस की बूंदों पर पड़ती हैं तो मोती जैसे चमकते हैं, उस प्रकार से वो जो ओस की बूंदे हैं वो भी चमकने लगते हैं। बहुत ही हसीन नजारा दिखाई देता है। तो है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, जब सभी सोए हुए हैं तब ये वसुंधरा पृथ्वी जो है वह ओस रूपी मोतियों को या मोतियों के दानों को चारों ओर फैलती है, बिखेर देती है। रवि बटोर लेता उनको सदा सवेरा होने पर, और सुबह होते होते सूर्य जो है, सूरज जो है अपनी किरणों से उन्हें सोखते हुए बटोर लेता है, शोषित करता है, अवशोषित करता है। वो तो मतलब बाप बन जाता है। असल में क्या होता है, ये छोटे छोटे जो बूंदे हैं वो बूंदे बाप बनकर चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कभी आप बाप हो जाते हैं, इस तरह से नहीं कहते जो न देखे रवि वह देखे कवि। ये कहावत इसी वजह से आई हुई है। कवि ने यह कल्पना की है कि रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। जो ओस की बूंदे
मोती रूपी जो ओस की बूंदें पृथ्वी रात के समय चुपचाप ढंग से चारों ओर फैला देती है, वही ओस की बूंदों को जब सवेरा हो जाता है तो सूरज उन्हें शोषित कर लेता है, बटोर लेता है। इस प्रकार से कवि ने यहाँ इन तीन जो भी हमने पंक्ति देखी उन पंक्तियों का अध्ययन जो किया, इसमें सभी कविता में अब तक सभी जितनी भी पंक्तियां हमने देखी, अध्यापन किया, उसमें हमने देखा कि कवि ने प्रकृति का वर्णन किया और देखने के लिए मिलता है। अगली जो कविता का जो काव्यांश है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।